हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और उनके फंक्शंस डिस्कस किए थे। आज हम लास्ट दो टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हमारे रह गए थे वो हम लेकर के आए हैं और उन टॉपिक्स का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बारे में शॉर्ट में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और एक और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है कोऑर्डिनेशन, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 2 टॉपिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में लेंगे वो लेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है 5 फंक्शंस का: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज हम उन्हीं 5 फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में उनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। क्या होता है प्लानिंग? ये एक बहुत ही बेसिक वर्ड है जो हमारी डे टू डे लाइफ में बार बार आता रहता है। प्लानिंग, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर चीज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम प्लानिंग को समझते हैं। सपोज करिए आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम से 6 दिन पहले पढ़ लिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। आप जैसे ही 12th क्लास में पहुंचे वहीं से आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ती है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मुझे 100 मार्क्स लाने हैं और मैं इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स कैसे लाऊंगा या कैसे लाऊंगी। इसके लिए आपको शुरू से ही प्लान बनाना पड़ता है कि आप एट प्रेजेंट 0 लेवल से लेकर 100 लेवल पर कैसे पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली प्लानिंग होती है कि आप एट प्रेजेंट कहां हैं और आपको पहुंचना कहां है। इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो प्लानिंग पूरा करता है। तो चलिए हम प्लानिंग को समझते हैं। क्या है प्लानिंग? प्लानिंग रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के अंदर हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज और गोल्स का डेवलपमेंट करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं कि हमारी पॉलिसीज क्या होगी, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स क्या होंगे, हमारी जो है वो स्ट्रेटेजीज क्या होगी। ये सब चीजें हम प्लानिंग में क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। प्लानिंग में हम लोग एडवांस में सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। क्या क्या एडवांस में सोचते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो एडवांस में सोचते हैं, क्या हमें करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्यों हमें करना है, व्हाई इज टू बी डन, कौन इस काम को करेगा, हु इज टू डू इट, हाउ वर्क विल बी डन, काम होगा कैसे, किस टेक्निक से होगा, किस प्रोसीजर से होगा, काम को कब करेंगे, व्हेन द वर्क विल बी डन, और काम कहां होगा, किस लोकेशन पे होगा, वेयर वर्क विल बी डन। ये है बेसिकली प्लानिंग के अंदर हम जो जो चीजें एडवांस में डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? चलिए देख लेते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डू अ स्पेसिफिक प्लान। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग जो है वो है एक फंक्शन जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की ड्यूटीज असाइन करते हैं, अपने वर्कर्स की ड्यूटीज असाइन करते हैं कि किस वर्कर का क्या काम है, कौन सा वर्कर क्या काम करेगा, ये हम ड्यूटीज असाइन करते हैं। इसके अलावा हम टास्क को ग्रुप करते हैं, एक जैसी टास्क को एक ग्रुप में बांटते हैं। जैसे फाइनेंस की टास्क को फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, एडवर्टीजमेंट की टास्क को एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग की टास्क को मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। इस तरह से हम टास्क की ग्रुपिंग करते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट से यहां पे मतलब यह है कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी रहेगी, क्या पावर रहेगी, और किस पर्सन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार होगा, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉपरली अचीव हो सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक, थर्ड फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है स्टाफिंग। क्या होता है स्टाफिंग? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टाफिंग जो है वो स्टाफ से रिलेटेड है। स्टाफ मींस ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के काम नहीं कर सकती। ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कैरी आउट होता है। तो स्टाफिंग जो है वो एक इस तरह का फंक्शन है जिसमें हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ की जरूरत है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उनको राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वालिफिकेशन के साथ सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करवाते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड फुलफिल हो सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रॉपरली हो सके और प्रॉपरली स्टाफ काम कर सके। स्टाफिंग में बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं, स्टाफिंग के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। स्टाफिंग में क्या क्या काम होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टाफिंग में काम होता है वो होता है जॉब एनालिसिस। हर एक जॉब की हम स्टडी करते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर कि किस जॉब में क्या काम होता है, इस काम को करने के लिए कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो हम जॉब एनालिसिस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन स्टाफिंग में आता है रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, जो बेस्ट क्वालिफिकेशन के साथ में होता है, जो बेस्ट सुटेबल होता है हमारी जॉब के लिए, उस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन था रिक्रूटमेंट और अब अगला जो फंक्शन है वो है सिलेक्शन। इसके बारे में भी मैंने आपको रिक्रूटमेंट में ही क्लियर कर दिया। सिलेक्शन के बाद जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब में और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसका प्लेसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्लेसमेंट। उसके बाद जो है उसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग करवाने से ये फायदा होता है कि वो जो एम्प्लॉय है उसको काम करने में आसानी होती है, ओवरलैपिंग ऑफ जॉब नहीं होती है और वो अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाता है। और जब उसको अपनी जॉब में टाइम हो जाता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल हो जाता है, तब हम उसका टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि जो वो काम कर रहा है वो एक पर्टिकुलर लेवल से कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो टास्क हैं ये हम स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो है डायरेक्टिंग। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। डायरेक्टिंग जो है वो बेसिकली लीडरशिप और मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। Directing involves the leading, guiding, inspiring, motivating, influencing the employees to perform the task to achieve the organizational goals. Directing जो है वो मेनली एम्प्लॉयज को लीड करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली, ठीक ढंग से, सही टाइम से और सही तरीके से कर सके। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या बातें आई? इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को, उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली कर सके। डायरेक्टिंग के अंदर मेनली 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है लीडरशिप और दूसरा है मोटिवेशन। लीडरशिप जो है वो मेनली क्या होता है? लीडरशिप के अंदर जो है हम लोग वो काम अपने फॉलोअर्स से करवाते हैं जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। लीडर्स का मेन काम क्या होता है? अपने फॉलोअर्स से उन काम को करवाना, उस तरीके के काम को करवाना जो वो उनसे करवाना चाहते हैं। मतलब एक तरह से लीडरशिप में लीडर्स अपने फॉलोअर्स से काम करवाता है अपने तरीके से। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर हम लोग इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज को, उसकी इनर फीलिंग को हम बाहर निकाल के आते हैं कि वो अपने काम को खुद की इच्छा से करे। नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन जो है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बारे में मैं आपको बेसिकली बता देता हूं क्या होता है ये। कंट्रोलिंग के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं और जो एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस किया है, क्या मैंने बताया? जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं और जो एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस किया है, हम उन दोनों को एनालाइज करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए क्या हमने एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। अगर हमने हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर लिया है तो इट्स वेल। अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है तो हमें उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो वेरिएशंस हैं, उसको फाइंड आउट करना है और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कंट्रोलिंग में क्या है। इट मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव डिसीजन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज है जो अभी अभी मैंने बताई, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और यदि उसमें कोई कमियां हैं तो उसको
कंट्रोलिंग के थ्रू ठीक ढंग से सही करवाना। कंट्रोलिंग के कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स भी मैंने अभी जो बेसिकली उसका कंसेप्ट बताया था उसमें डिस्कस किए थे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर जो पहला स्टेप आता है वो आता है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड हमें डेवलप करना पड़ता है कि उस काम को इस लेवल से हमें, इस स्टैंडर्ड से हमें करना है, इस बेंचमार्क से हमें करना है। उसके बाद हम काम शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें आता है मेजरमेंट ऑफ करंट परफॉर्मेंस। हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया है उसके बाद जो हम काम करना शुरू करते हैं हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि हमने जो काम किया है वो किस तरीके से किया है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है। थर्ड जो स्टेप कंट्रोलिंग में है वो है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। जो बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, क्या एक्चुअल में हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। और लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है अगर कोई डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, यदि कोई डेविएशन है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, उसको कंट्रोल करना है और उसको ठीक ढंग से परफॉर्म करना है। तो ये हमने 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां पर मैं नहीं समझता हूं कि किसी को कोई डाउट होगा। काफी सिंपल सा जो है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन 5 फंक्शंस पे पूरी की पूरी बुक बेस्ड है आपकी मैनेजमेंट की। जो फर्स्ट बुक है उसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट मैनेजमेंट का है और उसके अलावा जो 7 चैप्टर्स हैं उनमें से 5 चैप्टर्स इन 5 फंक्शंस पे बेस्ड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पर। तो इन 5 फंक्शंस को बार बार हम डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर जो है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। इसलिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग suitable allocation of tasks to various members and seeing that tasks are performed with harmony among the members themselves. कोऑर्डिनेशन का मेन जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोऑर्डिनेशन अलग अलग टास्क को अलग अलग एम्प्लॉयज में, अलग अलग वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन वर्कर्स को कंबाइंड करके, सिंक्रोनाइज करके, कोऑर्डिनेट करके काम करवाते हैं ताकि सारी की सारी टास्क को इजी वे में परफॉर्म किया जा सके, वर्कर्स में आपस में हार्मनी रहे, उनमें आपस में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो और प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में काम कोऑर्डिनेशन से, यानी एक दूसरे के समन्वय से, सिंक्रोनाइजेशन से चलता रहे। बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है इसको मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन भी माना जाता है। सेपरेट फंक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो 5 फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस को आपस में रन करने के लिए, आपस में चलाने के लिए एक जो मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है वो है कोऑर्डिनेशन। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये 5 फंक्शंस आपस में मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरह भी माना जाता है। यानी मैनेजमेंट के हम कह सकते हैं 6 फंक्शंस हैं, 5 नहीं। कौन कौन से 6 हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन 5 फंक्शंस को जो आपस में मिला करके, सिंक्रोनाइज करके काम करवाता है वो है 6th फंक्शन, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है वो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर एक वर्ड आ रहा है एसेंस। यहां पर एसेंस का मतलब कोई परफ्यूम नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। यहां पर एसेंस का मतलब है एसेंशियल। मैनेजमेंट का बहुत ही एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जरूरी फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। चलिए देख लेते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंशियल फंक्शन है। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 interrelated functions to manage an organization. The process by which activities of different departments are synchronized is known as coordination. मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को 5 फंक्शंस पे काम करना पड़ता है मैनेजमेंट के। ये बार बार आ चुका है, हमें इस पे डिटेल पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वही 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन
इन पांचों फंक्शंस को जो सिंक्रोनाइज करता है वो है कोऑर्डिनेशन। इन पांचों फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम, सिंक्रोनाइज करने का काम जो करता है वो करता है कोऑर्डिनेशन। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये पांचों फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल फंक्शन है, इसलिए इसको मैनेजमेंट का फंक्शन भी कहा जाता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स हम इसके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है कोऑर्डिनेशन इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन इन पांचों फंक्शंस में लिंक बना हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है ताकि ये पांचों फंक्शंस प्रॉपरली कोऑर्डिनेट वे में काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट एंश्योर स्मूथ वर्किंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। यदि इन डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इन डिपार्टमेंट में आपस में मैनेजमेंट नहीं होगा, इन डिपार्टमेंट में आपस में एक दूसरे से रिलेशंस नहीं होंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को एक करके चलता है और इनमें सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है और स्मूथ वर्किंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो फंक्शंस में ही नहीं, डिपार्टमेंट्स में ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में भी हार्मनी रखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, भाईचारे के साथ रहना सिखाता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो एक साथ मिलकर के काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन सभी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस यानी वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में पहले से ही इनहेरेंट है, यानी उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मौजूद है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये पांचों फंक्शंस आपस में प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस बिगिन विथ प्लानिंग, top plans, and then organizational structure is developed and then staffed, then direction is required and after that controlling। coordination जो है उसका प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट होते हुए ऑर्गेनाइजिंग पर जाता है, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पर जाकर एंड होता है। और ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का, जो पांचों फंक्शंस को एक दूसरे से मिला करके चलता है। कोऑर्डिनेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो काम को करने का जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसको रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है और क्वालिटी ऑफ वर्क को मैक्सिमाइज करता है। मिनिमाइज द टाइम एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। काम करने में कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, तो काम बहुत स्मूथली होगा और टाइम पर या टाइम से पहले भी कंप्लीट हो सकता है। और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि काम की क्वालिटी बेस्ट होगी। तो ये हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है, कंपलसरी है, जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट स्मूथली काम नहीं कर सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी कोऑर्डिनेशन का ही है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस पॉइंट में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो हम अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगर इन तीन में से किसी भी पॉइंट पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप यही जवाब देंगे जो अब हम पढ़ेंगे। फीचर में भी यही जवाब मिलेगा, नेचर में भी यही जवाब देना है और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही आंसर देना है। इन तीनों पॉइंट्स के लिए कॉमन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने का मतलब वो आपस में मिला करके काम करवाता है एक ग्रुप को। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें ये बताता है कि हमें ग्रुप में मिलकर के काम करना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस।
क्योंकि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आउटपुट निकलता है वो ग्रुप एफर्ट के आउटपुट से कम होता है। जब हम ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं तो जो हमारी पावर है वो 2+2 हम ये बोल सकते हैं मोर देन 4 की बन जाती है। 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जब हम ग्रुप एफर्ट से काम करते हैं तो जब 4 लोग मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 4 से ज्यादा के बराबर हो सकता है। 4 लोग मिलकर के 5 के या 6 के बराबर काम कर सकते हैं अगर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है तो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिटी के साथ काम करने के लिए कहता है। डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर यूनिटी मेंटेन करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है ताकि उन डिपार्टमेंट्स में आपस में किसी तरह का कोई केओस क्रिएट ना हो, किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो और सारे डिपार्टमेंट मिलके यूनाइट होकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोलिंग पर, और बीच में 3 फंक्शंस आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग पर जब ये खत्म होता है तो ये प्रोसेस यहां पर रुक नहीं जाता है। जब ये प्रोसेस यहां पर खत्म हो जाता है तो हमें कोई नया टास्क दे दिया जाता है काम करने के लिए और वापस से हम प्लानिंग से शुरू करके और कंट्रोलिंग तक पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस में जो है हमारी हेल्प करता है वो करता है कोऑर्डिनेशन। इसलिए कोऑर्डिनेशन कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिवनेस। परवेसिवनेस का सिंपल मीनिंग होता है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। परवेसिवनेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि रिक्वायर्ड ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पे जरूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, क्योंकि इन तीनों लेवल्स को भी आपस में मिलकर के काम करना पड़ता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है इन तीनों लेवल्स को आपस में जुड़ करके काम करने का तरीका देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह है इस पॉइंट के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ हर एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिलजुल के काम करें। हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है, हर एक लेवल के एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है कि वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करें, मिलजुल कर काम करें, तभी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल गोल अचीव हो सकेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की भावना से काम करें, एक दूसरे से मिलकर के काम करें, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर के काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का यहां पर मतलब है अपनी इच्छा से। ये हर एक एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेशन में काम जो है वो अपनी इच्छा से करना चाहिए, ना कि किसी फोर्स से, ना कि किसी प्रेशर से। इसलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। यदि कोई एम्प्लॉय मन में सोच ले कि हमें तो मिलजुल कर काम नहीं करना है, हम अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो करेंगे, हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यदि एम्प्लॉय आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, अपने मन से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एम्प्लॉयज में हार्मनी बनी रहेगी, आपस में डिपार्टमेंट्स में सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पर पहुंच सकेगी। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोऑर्डिनेशन की जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का, जो है ग्रोथ इन साइज। देखिए, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ह्यूमन माइंड्स काम कर रहे हैं वहां पर, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हर एक ह्यूमन का अलग अलग होता है, किसी का भी बिहेवियर सिमिलर नहीं होता है, हर ह्यूमन बीइंग की सोच अपनी अपनी होती है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, इसलिए वहां पर आपस में मिलकर के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबका नेचर, सबका बिहेवियर, सबका माइंडसेट अपना अपना है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा
इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज में आपस में हार्मोनी और डिसिप्लिन मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा सकते हैं, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है, विदाउट कोऑर्डिनेशन लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, सेकंड पॉइंट, वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब यहां पे है ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी मैंने बताया था कि हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग बनाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, सेल्स बढ़ाने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है, प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में 5, 6, 7 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, अपना अपना काम करने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करने के लिए तैयार करता है ताकि डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेते हैं और एक सेल्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की जाए ताकि सेल्स में बूस्ट आ जाए। जब ये प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया जाता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है ऐसा करने से बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहां पर दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या क्रिएट हो गया, कियोस क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो कोऑर्डिनेशन जो है आपस में यदि इन दोनों डिपार्टमेंट में रहेगा तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा और आपस में वो बैठ करके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। आजकल के जमाने में हर काम के लिए अलग स्पेशलाइज रखा जाता है, स्पेशलिस्ट रखा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। वो स्पेशलिस्ट अपने अपने काम में बिल्कुल मजबूत होते हैं, अपने अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं, वो उस काम को करने में परफेक्ट होते हैं। जब कोई पर्सन किसी काम को करने में परफेक्ट होता है, स्पेशलाइज होता है, तो वो किसी की बात नहीं सुनता है। किसी की बात नहीं सुनने की वजह से, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से chaos क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काम में स्मूथ फंक्शनिंग नहीं आ पाती है। इसलिए स्पेशलाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पे जो स्पेशलाइज लोग काम कर रहे हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है स्पेशलिस्ट को आपस में मिलाकर के काम करवाता है ताकि हर लेवल पे काम प्रॉपरली हो सके विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने डिस्कस किए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके 4 लेक्चर्स हैं। चारों लेक्चर्स जो है हमने यूट्यूब पे अपलोड कर लिए हैं। 1 बाय 1 आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 1 के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे आगे के चैप्टर्स का। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।